वेलकम टू लर्नर्स ग्लोरी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले रिसोर्सेज होता क्या है? रिसोर्सेज आर द थिंग्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो सारी चीज़ें हैं वो हम टेक्नोलॉजिकली असेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हम अफोर्ड कर सकते हैं एंड कल्चरली सबको एक्सेप्टेबल हो। ओके वैसे तो सारी की सारी चीज़ें एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर रिसोर्सेज। ठीक है, अभी उसको क्लासिफाई किया है, रिसोर्स को 4 टॉपिक्स में क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ओके पहले आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बायोटिक का मतलब क्या होता है। बच्चों बायो का मतलब ही होता है लाइफ। क्या होता है? बायो का मतलब ही हो जाता है लाइफ। तो बायोटिक रिसोर्सेज जिनमें लाइफ हो उनको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ए बायोटिक, ए का मतलब ही होता है विदाउट। बायोटिक इज लाइफ, ए इज विदाउट लाइफ आर ए बायोटिक रिसोर्सेज। तो अपने एनवायरनमेंट में, अपने बायोस्फीयर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, जिनमें लाइफ हो, जो भी चीज़ें जिनमें लाइफ हो वो आ जाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशरीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ों में जान है इसलिए ये बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाते हैं। ए बायोटिक जिनमें जान ही नहीं है। ठीक है, ए बायोटिक कौन से है? जिनमें जान ही नहीं है। कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। पूरे अपने बायोस्फीयर में काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें तो जान ही नहीं है ना, कुछ नहीं है उसमें, तो वो उनको किस में हम कंसिस्ट कर लें, हम उसको किस में डाल दें, तो हम किस में डालेंगे? ए बायोटिक रिसोर्स में डालेंगे। एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। ओके नेक्स्ट अभी आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दो इसमें डिवाइडेड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नाम ही बता देता है जो हम रिन्यू कर सकते हैं ऑन इट्स ओन। एबल इज ऑन इट्स ओन। रिन्यूएबल can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes. Example solar and wind energy. सोलर एनर्जी हमको तो बार बार मिलती रहेगी, सालों साल मिलती रहेगी। सन बंद होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। विंड एनर्जी जनरेट होती जाती है। थ्रू वाटर भी हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, बार बार हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट बना सकते हो, फॉरेस्ट आप ख़त्म भी कर सकते हो, आप फॉरेस्ट बना भी सकते हो। ओके वाइल्ड लाइफ थ्रू रिप्रोडक्शन इट कैन बी रिन्यूड। नाउ कमिंग टू नॉन रिन्यूएबल, जैसे ए बायोटिक था, ए का मतलब विदाउट था, वैसे नॉन का मतलब नहीं। नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकता। वैसे तो बच्चों ये रिन्यू हो सकते हैं लेकिन इसको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा टाइम लग जाता है, तब तक हम रहने वाले हैं क्या? नहीं रहने वाले हैं। हमारे जनरेशन्स काफ़ी जनरेशन्स निकल जाएंगे उनको बनने के लिए, वो रिसोर्सेज को। तो एग्जाम्पल आ जाता है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें आ जाते हैं 4 टाइप के रिसोर्सेज। अभी कौन से रहते हैं? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके इंडिविजुअल कौन सा होता है भाई? ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप मतलब मेरे हक का। ठीक है, मेरे हक की चीज़ें जो मेरे नाम पे है। ओनरशिप का तो मतलब यही हो जाता है। अभी इंडिविजुअल का मतलब वो होता है जो मैंने प्राइवेटली ओन किया है, जो मेरा है। जैसे मेरा पेन, मेरी किताब, मेरा घर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओके नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी रिसोर्स। अगर यही आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अगर कुछ रिसोर्सेज है उनको आप अपनी कम्युनिटी के साथ बांटो, तो वो कम्युनिटी के साथ अगर बांटोगे तो वो बन जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे एग्जांपल आ गया मेरे सोसाइटी का प्लेग्राउंड, मेरे सोसाइटी का वॉकिंग एरिया, मेरे सोसाइटी का क्लब हाउस, मेरे सोसाइटी का ब्यूरियल ग्राउंड। ओके तो ये सारी क्या हो जाएंगे? कम्युनिटी रिसोर्स जो आप बांट रहे हो। जितना आपका हक है उन रिसोर्सेज पे, उतना ही दूसरे लोगों का भी हक है, आपके कम्युनिटी के लोगों का हक है। ओके नेक्स्ट आ जाता है नेशनल।
अभी आपने इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी के बाद एक बॉर्डर आ जाता है, जो आप बॉर्डर अगर तोड़ दो तो आ जाता है नेशनल। नेशनल यानी पूरी कंट्री का, ओके, विच इज ओन्ड बाय द कंट्री, बिलोंग्स टू द कंट्री। कंट्री में जितने लोग हैं दे कैन असेस इट, वो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आ गया रोड्स, रोड्स आपका है, सिर्फ आप यूज कर सकते हो? नहीं, रोड्स सबका है। ट्रेन्स, ट्रेन्स सिर्फ आपकी है? नहीं, पूरी कंट्री उसको यूज कर सकती है। ओके, पानी, पानी सिर्फ आपका है? पानी सब लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? नेचुरल रिसोर्स। यहाँ तक कि जो अपनी कंट्री में जो भी मिनरल्स है, जो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो सारी अपनी कंट्री से बिलोंग कर रही है। अभी आ गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी जो अब अगर पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो यूज़ कर पा रहा है, जो कर पा सकता है, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि ओशनिक रिसोर्सेज ले लो, 200 नॉटिकल माइल्स अगर आप छोड़ दो अपने जो कॉन्टिनेंट्स से दूर तक, 200 नॉटिकल माइल्स अगर छोड़ दो, उसके बाद का जो भी ओशनिक एरिया है वो सारा हो जाएगा इंटरनेशनल ओशनिक एरिया। वहाँ के सारे रिसोर्सेज पूरा वर्ल्ड यूज कर सकता है, विच कैन बी यूज्ड इंटरनेशनली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने 4 इसमें डिवाइड किया है रिसोर्सेज को। फर्स्ट हो जाएगा पोटेंशियल, सेकंड हो जाएगा डेवलप, थर्ड हो जाएगा स्टॉक एंड फोर्थ हो जाएगा रिजर्व्स। तो फर्स्ट पोटेंशियल, नाम में ही आ जाता है भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो है, काफ़ी बच्चों में पोटेंशियल तो होता है, लेकिन वो यूज़ ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूज़ कर पाते? वो देख ही नहीं पा रहे कि आप में पोटेंशियल है। ओके, तो वो चीज़ें जो एक रीजन में आपको मिल रही है, वो रिसोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपने अब तक उसको यूटिलाइज करना सीखा ही नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो वेस्टर्न घाट्स में राजस्थान एंड गुजरात का, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक सोलर एंड विंड एनर्जी मिलेगी, काफ़ी हद तक मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके पास उतना ठीक से आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, आप में उतना पोटेंशियल उसमें यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं ला पा रहे हैं जिसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सके। तो पोटेंशियल एनर्जी एसेसिबल है? यस, एसेसिबल है। टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन यूज़ है? यूज़ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? सोलर एंड विंड एनर्जी। ओके, अभी डेवलप रिसोर्सेज बच्चों, आप जो भी यूज़ कर रहे हो अपनी कंट्री में, जो चीज़ें यूज़ हो रही है, जैसे कोल हमको लगता है, पेट्रोल लगता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ये एसेसिबल है, टेक्नोलॉजी है, यूज़ है, यस, यूज़ भी है। एग्जाम्पल ले लो, कोल, आयरन, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ओके, तो ये डेवलप्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक, वो चीज़ें जिनके, वो सारे रिसोर्सेज जिनमें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की ताकत है, पोटेंशियल है, लेकिन उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा H2O, वाटर रिसोर्सेज, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्टॉक में क्या आ जाएगा? एसेसिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम यूज़ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल H2O। नाउ रिजर्व्स क्या है? रिजर्व स्टॉक का ही एक सबसेट है। अभी हम जो स्टॉक करके रख रहे हैं, समझो काफ़ी सारे नदियाँ हैं, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, हमने कुछ ही नदियों पे हमने डैम्स बनाए हैं, लेकिन बाकी की तो नदियाँ है ना, तो बाकी की नदियों को छोड़ के जिन नदियों को हम, हर अगर नदी पे हम डैम बना दे तो हम उसके थ्रू कुछ यूज़ कर पाएंगे ना? क्या यूज़ कर पाएंगे? हम क्या बना पाएंगे? हम उसके थ्रू बना पाएंगे हाइड्रो पावर। हम हाइड्रो
इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर हम यूज़ कर सकते हैं, हमको उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। तो रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स का क्या आ जाएगा, एसेसिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है एंड यूज़ है लेकिन लिमिटेड है। ओके हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ही यूज़ कर रहे हैं उसका, तो रिजर्व भी लिमिटेड यूज़ तक ही है। ओके एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हाइडल पावर। ओके नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। हमको पता है कि रिसोर्सेज हमको नेचर ने काफ़ी सारे रिसोर्सेज एज अ गिफ्ट दिया है, पूरा नेचर ही अपने को गिफ्ट दे दिया है, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी हद तक इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लॉइट कर चुका है ह्यूमन बींग। तो इसकी वजह से काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स अपने एनवायरनमेंट को, अपने पूरे के पूरे अर्थ को फेस करना पड़ रहा है, अपना अर्थ डिप्लीट होते जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें डिप्लीट होते जा रही है। तो क्या क्या चीज़ें मेजर प्रॉब्लम्स की वजह से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सेकेंड आ जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अभी ठीक तरह से हम रिसोर्सेज को बांट भी नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पा रहे हैं, रिच के पास काफ़ी ज़्यादा है, पुअर के पास काफ़ी कम है, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पे काफ़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें भी अब काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमको सारे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इक्वली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो जाएगी एंड ग्लोबल पीस भी रह जाएगा। तो ये करने के लिए आ जाता है अपना टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सारी रिसोर्सेज को सस्टेनेबली ठीक से यूज़ करें तो वो सारी चीज़ें अपने फ्यूचर जनरेशन्स को भी यूज़फुल हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन लिमिट तक, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ओके सेकेंड आ जाता है डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर आप अपना ही डेवलपमेंट देखते जाओ तो आपको ये भी सोचना है कि आपके फ्यूचर जनरेशन्स को भी ये सारी चीज़ें मिले। ओके तो अगर आप अभी थोड़ा कम इसमें यूज़ करोगे तभी तो आपके फ्यूचर जनरेशन्स को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के बेसिस पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। कहाँ हुआ था, रियो दे जनेरो, और समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, ब्राज़ील में है ये। वहाँ पे क्या अर्जेंट प्रॉब्लम्स देखी गई थी, कैसी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स पे फोकस किया गया था पूरे ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे। उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, किसके ऊपर, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें उन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया। ठीक है, एजेंडा 21 अगर आपको पढ़ना है क्या है एजेंडा 21 तो आपके बुक में दिया गया है। उसमें सारे जो ग्लोबल लीडर्स है, सारे UNCED के जो लीडर्स है, ग्लोबल लीडर्स है, उन्होंने जो एजेंडा साइन किया तो उसका मेन मोटिव क्या था, उसका एम क्या था कि उनको ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। उनका एजेंडा ये था कि उनको जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको कम करना है, पॉवर्टी को कम करना है, डिजीज़ेस को कम करना है, म्यूचुअल नीड्स पूरी करनी है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है। ओके तो ये अर्थ समिट किसके लिए हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था, कि हम अपने रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकें, डेवलप कर सकें। अभी रिसोर्स प्लानिंग होती है 3 स्टेजेस में। रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्लान करके रिसोर्स यूज़ करें तो हम एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाएंगे, हम उतना ही कम मैनर में, हम मिनिमम मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा जो ऐसे फेंकने में चला जाए ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इज़ नेसेसरी। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिसिट इन सम अदर रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं, जैसे समझ लो कि अभी आप ले लो पूना है,
पूना में अगर आपको एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक मिल रही है लेकिन आपको दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत है, वो नहीं मिल रही है। अगर कोई एक फल है, पुणे में शुगर केन काफ़ी मिल जाता है, आपको शुगर केन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको दूसरा फ्रूट चाहिए, एप्पल चाहिए, आपको एप्पल नहीं मिल रहा है। शुगर केन काफ़ी ज़्यादा हद तक है लेकिन एप्पल नहीं है, एक इसमें काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे इसमें काफ़ी कम है, तो यहाँ पे हो जाए। ऐसे काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। कैसे कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, हर एरिया में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, काफ़ी हद तक काफ़ी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो इन सारी कंट्रीज़ में, इन सारे एरियाज़ में आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत रहती है ताकि आप प्रॉपरली उसको यूज़ कर सको। अभी रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या चाहिए, हमको रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो हमको क्या चीज़ें चाहिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। हमको पहले तो सबसे पहले सर्वे करना है, मैप करना है, उसका पूरा मेजरमेंट कर रहा है कि भाई कहाँ पे कौन सा रिसोर्स मिल रहा है, कहाँ से हम कितना रिसोर्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर देखना है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ करें, कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप करें ताकि हम वो रिसोर्स को डेवलप कर सकें, हम उसको यूज़ कर सकें, हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके हम कुछ स्किल्स लगा सकें वो रिसोर्स को ठीक करवाने में या यूज़ करने में, ठीक है। थर्ड आ जाता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हमको वो जो हमने प्लान्स बनाए वो पूरे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करने कि भाई हमारा कोई पॉइंट रॉन्ग तो नहीं हो रहा है उन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से हम काफ़ी हद तक रिसोर्स प्लानिंग कर लेंगे। अभी आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। हम रिसोर्स को कंजर्व करना सीख ही नहीं रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा हम अगर उसको ऐसे बोलते हैं ना बचा के रखे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमको भी उसकी कमतरता यूज़ नहीं ऐसे मालूम नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। जो हम unequally हम जो कंजम्पशन करते जा रहे हैं रिसोर्सेज का और ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही है एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर यू आर यूजिंग दोज रिसोर्सेज अनडिस्क्रिमिनेटली तो काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट को भी हर्ट कर रहे हो आप, ओके। एनवायरनमेंट बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी रहता है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो गांधी जी अपने जो लीडर्स थे, तो लीडर्स में से अगर आप गांधी जी लो तो गांधी जी ने भी क्या कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड्स। यहाँ पे काफ़ी सारी रिसोर्सेज है, पूरी दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें एक की ज़रूरत पूरी करने के लिए, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज़ ग्रीड। ये रिसोर्सेज किसी की ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं है, जो क्या कहते हैं उसे, लालच पूरी करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, ओके। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ मासेज। वो ये नहीं वो चाहते थे कि मास प्रोडक्शन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप मत बनाओ, उल्टा आप ज़्यादा की मदद से कम प्रोडक्शन करो, ज़्यादा लोगों का यूज़ करो और कम प्रोडक्शन करो, उतना ही प्रोडक्शन करो जितना यूज़फुल होगा, ओके। लैंड रिसोर्सेज, अब ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज कौन से होते हैं। सबसे पहले तो लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, है ना। लैंड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम किसके ऊपर रह रहे हैं, लैंड के ऊपर रह रहे हैं। पानी के ऊपर रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, ओके। सपोज नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, फाइन। Land is an asset of finite magnitude. It is important to use the available land for various purposes with careful planning. हमको लैंड को भी काफ़ी प्लानिंग से हमको उसको यूज़ करना है। अभी लैंड के कुछ रिलीफ फीचर्स है। लैंड ऐसे ही नहीं बना है, पूरा प्लेन नहीं है, लैंड के भी रिलीफ फीचर्स है। क्या क्या है, 43% ऑफ लैंड इज़ प्लेन। जो प्लेन लैंड होता है, जो एकदम प्लेन है, ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। 30% ऑफ टोटल सर्विस एरिया ऑफ आवर कंट्री इज़
अकाउंट्स फॉर माउंटेन्स, हम काफ़ी अपना जो एरिया है उसमें 30% कौन अकाउंटेबल है, किसका ज़्यादा पार्ट है, माउंटेन्स का, हर जगह पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे। और 2% जो बचता है दैट अकाउंट्स फॉर प्लेट्यू एरिया, प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, ये हमने परसेंटेज निकाला है 27%। अगर आप ये टेबल देख लो, अगर आप ये टेबल देख लो, यहाँ पे 27% प्लेट्यू रीजन लिखा है। येस, एक्चुअली हेयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे 2% नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 27% होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लैंड यूटिलाइजेशन। हम लैंड कैसे यूज़ करते हैं? लैंड हम काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट, ठीक है, लैंड अपने इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक फॉरेस्ट है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, अगर कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो किन चीज़ों के लिए अवेलेबल है वो भी देखना है। कैसे? बैरन एंड वेस्ट लैंड, जिसमें कुछ नहीं कर सकते। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, बिना वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बना दो, कुछ इंडस्ट्रीज़ बना दो तो वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ हो जाएगा। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड्स, जहाँ पे हम परमानेंटली ग्रास वास होगा तो वहाँ पे हम अपने जो कैटल है उसको हम चरने के लिए लेके जा सकते हैं। ट्री ग्रूव्स बना सकते हैं, काफ़ी सारे ग्रूव्स बना सकते हैं, ठीक है। वेस्ट लैंड्स होंगे। नेक्स्ट है फैलो लैंड्स। करंट फैलो लैंड्स यानी हम जिसको ठीक, फैलो लैंड्स मतलब जो कल्टिवेशन के बिना काफ़ी सालों तक 1 और 2 ईयर्स तक हमने ऐसे ही रखा है, ठीक है। और अदर करंट फैलो लैंड्स वो होता है विच आर बीइंग लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट विच इज नेट सोन एरिया। Area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. फाइन, हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड दो तरह से दो फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, 2 फैक्टर्स उसके लिए ज़रूरी है। पहला आ जाता है फिजिकल फैक्टर एंड फिर आता है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है। ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया भाई, सॉइल एज अ रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। और इसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस भी आए हैं, ध्यान से सुनना। सॉइल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, रिन्यू होते जाता है, यू नो दिस। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, अगर सॉइल ही नहीं है तो प्लांट बड़ा होगा क्या? नहीं होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस सॉइल इटसेल्फ। काफ़ी तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको सॉइल में भी मिलेंगे, ठीक है। सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. अभी soil also consists of organic and inorganic material. ये है soil profile, आपके बुक में भी दिया हुआ है। This is soil profile. सबसे पहले कौन से यहाँ पे 5 इसमें इसको लेबल किया गया है। सबसे नीचे आ जाता है बेडरॉक, उसके ऊपर आता है पेरेंट मटेरियल, फिर आता है सब सॉइल, फिर आता है टॉप सॉइल एंड देन कम्स सरफेस लेयर। आपको जो ऊपर मिलेगी वो हो जाएगी सरफेस लेयर। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट मीन्स, ठीक है। पहला आ जाता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल, सबसे ज़्यादा फैला हुआ सॉइल है ये, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा। जो इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है विच इज़ हिमालयन रिवर सिस्टम, तो आपको इन तीनों के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एलुवियल सॉइल मिलेगा। कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें सैंड मिलेगा, सिल्ट मिलेगा, क्ले मिलेगा। अकॉर्डिंग टू देयर एज के बेसिस पे इसको दो इसमें डिवाइड किया है, एक है बांगर एंड एक है खादर।
बांगर ओल्ड एलुवियल को कहा जाता है एंड खादर न्यू एलुवियल को कहा जाता है। बांगर में हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। कंकर आपको पता है, कंकर ज़्यादा से ज़्यादा बांगर में मिले जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। खादर में काफ़ी कम इसमें होता है, फाइन पार्टिकल्स होता है खादर में। बांगर लेस फर्टाइल होता है कंपेयर टू खादर एंड खादर इज मोर फर्टाइल। ओके, नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, कंटेन्स एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ, ये ध्यान में रखना उसमें क्या क्या होता है। उसमें रहता है पोटैश रहता है, फॉस्फोरिक एसिड रहता है, लाइम रहता है, विच आर आइडियल फॉर, ये किसके लिए ज़रूरी है, शुगर केन, पैडी एंड वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। इनके लिए, इनकी ग्रोथ के लिए पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, ब्लैक इन कलर, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। अभी ये सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल यूज़ किया जाता है कॉटन की ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। जो प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, नॉर्थ वेस्ट रीजन आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में जो डेक्कन प्लेटू है, जो पूरा लावा से भरा हुआ है, डेक्कन प्लेटू इज ऑफ व्हाट, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ लावा, तो वो पूरा का पूरा एरिया भर में आपको मिलेगा ब्लैक कॉटन सॉइल। कवर्स द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एक्सट्रीमली फाइन, वो काफ़ी क्लेई मटेरियल है, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम मिल जाएगा, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पुअर है। जब गर्मी का सीज़न रहता है तब काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स बनते हैं, लेकिन जब रेनी सीज़न रहता है तब सबसे ज़्यादा गीली मिट्टी वही रहेगी, सबसे ज़्यादा चिपचिपी जो होती है ना, स्टिकी स्टिकी, वो यही रहेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। अभी आयन की वजह से, अगर आप देखोगे आयन के ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, रस्टिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ का एक तो पानी भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, रेन भी नहीं है, तो वहाँ पे रस्टिंग होने लगता है। रस्टिंग होने की वजह से इवन सॉइल्स बिकम्स रेड। सो रस्टिंग है तो इसलिए सॉइल रेड हो रहा है, इसलिए उसका कलर रेड है। ये आपको ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में मिलेगा, फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, थोड़ा थोड़ा मिलेगा वहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स के यहाँ पे, एंड डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयन। मैंने अभी आपको जो बोला, लुक्स येलो व्हेन अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया, रेन आ जाए, तो वो जब पानी उसमें फ्यूज हो जाएगा तो उसका कलर येलो दिखेगा, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में दिखेगा। लैटेराइट सॉइल, इट इज़, ये वर्ड लैटर जो है, लैटर का मतलब ब्रिक होता है, व्हेन किस में होता है, लैटिन में होता है, तो लैटर मीन्स ब्रिक। तो हम जो ब्रिक्स बनाते हैं ना बच्चों, तो ब्रिक्स ऑलमोस्ट लैटेराइट सॉइल से बनता है, ठीक है। इसके लिए हाई टेम्परेचर एरिया लगता है, हैवी रेनफॉल लगता है, इंटेंस लीचिंग होती है ड्यू टू हैवी रेन, ह्यूमस कंटेंट इज लो, सूटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडिक्वेट डोसेज ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेन्योर एंड फर्टिलाइजर इसमें यूज़ कर लो तो कल्टिवेशन अच्छे से हो जाएगा। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है एरिड सॉइल, रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर। रेड टू ब्राउन कलर वेराई होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिड है, ठीक है। तो इसका टेक्सचर कैसे होता है, सैंडी होता है, एंड नेचर कैसे होता है, सलाइन होता है। नेक्स्ट, सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन सॉल्ट बनाते हैं वो एरिड सॉइल को इवेपोरेट करके बनाते हैं थ्रू वाटर, ठीक है। इसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम है एंड मॉइस्चर भी काफ़ी कम है। अब ये कल्टिवेट हो सकता है, कल्टिवेबल हो सकता है इफ़ प्रॉपरली इरिगेटेड एज विच हैज़ बीन डन इन वेस्टर्न राजस्थान। ओके, नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स वेयर
सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल मिल जाएगा। हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में सॉइल टेक्सचर इसका लोमी होता है, सिल्टी होता है। वैली के साइड्स में मिलता है, कोर्स ग्रेन भी होता है अपर स्लोप्स में, ठीक है। नाउ स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, जहाँ पे स्नो, हिमालयाज भी तो माउंटेनियस एरियाज है, वहाँ पे भी मिट्टी होगी, लेकिन वो स्नो से कवर्ड रहेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे डेन्यूडेशन होगा और एसिडिक बनेगा, लो ह्यूमस कंटेंट रहेगा वो सॉइल में, ओके। अब आ जाता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता क्या है? Denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. सॉइल का जो डिप्लीशन होता है, जो वो डिप्लीट होता है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। Process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. बेसिकली सॉइल इरोजन भी होता रहता है एंड सॉइल फॉर्मेशन भी होता रहता है, इसमें बैलेंस है, लेकिन कभी कभी इस बैलेंस बिगड़ जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन। हम काफ़ी पेड़ काटते जाते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करते जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग, हम अपने कैटल्स को वहाँ पे लेके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रेज करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चरवाते हैं उनको, तो उसकी वजह से भी होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, तो इसकी वजह से इनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेचुरल फोर्सेस भी है जिसकी वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, वाटर ऑल्सो लेड्स टू सॉइल इरोजन, लेकिन इनका एक बैलेंस है, ये जितना बिगाड़ते हैं उतना ही ठीक भी कर देते हैं। कौन से? नेचुरल फोर्सेस, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होते जा रहा है। अभी the running water cuts through the clay soils and make deep channels as gullies. जो पानी बहता जाता है तो बहता जाएगा वो फोर्स बनेगा ना, तो अगर वो वही जगह से बहता जाएगा तो वहाँ पे कोई चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वहाँ से फोर्स बन रहा है, पानी वहाँ से जा रहा है, पानी ख़त्म हो गया, तो आप उस एरिया को अगर देखो तो ये एरिया कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है? द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। अगर वो लैंड के ऊपर आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते तो उसको बैड लैंड के इसमें डाल देंगे, जैसे ये हो गया। इसको चैम्बल बेसिन में रेवाइन्स बोलते हैं, ओके। इन केस व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, अगर एक ही तरह से पूरे एरिया में पानी बहता जाएगा एक ही एज अ शीट, अगर हम शीट पूरे इसमें से डालें, अगर हम टीवी के ऊपर कपड़ा डाल रहे हैं एक ही इक्वल पार्ट्स में डाल देंगे, तो वैसे ही अगर वो पानी ऐसे बह रहा है इक्वली तो वो शीट इरोजन माना जाएगा, क्योंकि वो एरिया का पूरा सॉइल बह जाएगा, वॉश्ड अवे, द सॉइल विल बी वॉश्ड अवे, सो इट विल बी नोन एज शीट इरोजन, ठीक है। जैसे ये हो गया शीट इरोजन, यहाँ पे सॉइल, यहाँ का जितना सॉइल था वो सारा बह गया, ओके। नेक्स्ट, प्लॉइंग along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plowing. किधर है अभी इसका एग्जाम्पल, किधर है? ये रहा कॉन्टर प्लॉइंग। कैसे है? ऐसे उंगलियां डाली है, जैसे कि हमने वो शेप्स बनाते हैं ना कभी कभी, मम्मी हो या मम्मी कुछ आटा वगैरह, आटा गूंद रही हो या फिर कुछ कर रही हो, तो हम ऐसी ही हरकतें करते हैं ना, तो वो वैसे दिख रहा है, राइट। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, दस टेरेस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन। इसकी वजह से भी इरोजन कम होता है, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टिवेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप टी प्लांटेशन देखते हो, कॉफ़ी प्लांटेशन देखते हो, उसमें इस तरह का प्लांटेशन होता है, ऐसे टेरेस कल्टिवेशन किया जाता है। अभी लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स, फील्ड्स जो होते हैं वो उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है। द स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है, लेकिन इसके बीच में ये पूरी ग्रास है, इसको ऐसे ही लेफ्ट किया है कि वो ग्रो होती जाए, ताकि जो विंड का प्रेशर होता है, जो फोर्स ऑफ विंड होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, ओके। नेक्स्ट,
Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are also called shelter belts. यहाँ पे अगर आप काफ़ी जगहों पे देखो तो फार्म्स के साइड साइड में ऐसे ट्रीज को ग्रो किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे शेल्टर भी मिल जाए, आपके जो क्रॉप है उसको अगर शेल्टर चाहिए तो वो भी मिल जाए, आपको जाके खड़े होना है तो खड़े हो जाइए। लेकिन ये विंड को स्टॉप करता है। अगर विंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे भी आपको ये ट्रीज यूजफुल हो जाएंगे, जैसे हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग में देखा वैसे। देखो अभी यहाँ पे फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा इन नॉर्दर्न रीजन्स, ओके, माउंटेनियस रीजन्स में। फिर आ गया एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको नॉर्दर्न रीजन्स में मिलेगा, सो ऑल इट इज़ कवर्ड विद एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न रीजन्स। फिर आ जाएगा रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल मैंने आपको बता दिया प्लेट्यू को कवर कर लेता है, तो ये आपको रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा यहाँ पे। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू कवर कर रहा है। लैटेराइट सॉइल कुछ कुछ एरियाज़ में आपको मिलेगा, हर जगह पे नहीं मिलेगा, कुछ कुछ एरियाज़ में मिलेगा। देन कम्स एरिड, दिस इज़ वेयर यू विल गेट एरिड, जिससे राजस्थान का हमने एग्जाम्पल लिया। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाला है। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। ओनरशिप के इसमें हमने 4 पढ़े थे, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप टेबल बना दीजिएगा, फिर भी आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहले 4 कॉलम्स बना दीजिएगा। फर्स्ट में आप पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स लिख दीजिएगा। सेकंड में एसेसिबिलिटी लिखना, थर्ड में टेक्नोलॉजी लिखना, फोर्थ में यूज़ लिखना एंड फिफ्थ में एग्जाम्पल्स डाल देना। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के भी मैंने 3 स्टेजेस आपको बता दिए, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया। एलुवियल सॉइल के भी फीचर्स मैंने आपको बता दिए, फिर भी एक बार देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया। एंड देन ऑल्सो एनसीईआरटी भी काफ़ी यूज़फुल है, आप अगर एनसीईआरटी में भी एक बार पढ़ लो तो अच्छी बात है। लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया है, लास्ट वाला, this one, so be prepared for all those things. Thank you so much. If you are not subscribed to our channel Learner's Glory, so please subscribe, share, comment, like and press that bell icon. Thank you so much. Have a nice day.